Okay, so we'll go ahead with applications of thermal conductivity. So if you remember, हमने previous lectures में we have seen different modes of transfer of heat. There are three modes of transfer of heat. कौन से तीन? Conduction, convection and radiation. हमने सिर्फ conduction in detail देखा था. तो अभी conduction के applications क्या है? Let us have a look. ये सिर्फ it is just for your knowledge. ज़्यादा important नहीं है. It is just for knowledge. You should know कि कहाँ पे इसका application है. तो फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू वन डे कि जब आप कोई भी कुकिंग यूटेंसिल लेते हो, फ्रॉम कुकर टू एनी अदर यूटेंसिल दैट यू यूज फॉर कुकिंग पर्पसेस, वो पूरा का पूरा बना होता है कंडक्टिंग मटेरियल का, सिर्फ हैंडल छोड़ के. हैंडल इज मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर्स. क्यों? क्योंकि आपके हाथ को झटका नहीं लगना चाहिए. योर हैंड शुड नॉट बर्न. सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बट आर प्रोवाइडेड विद हैंडल्स ऑफ बैड कंडक्टर. अब ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर योर हैंड विल बी बर्न. सो सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो जो आपने मेटल को डायरेक्टली बर्नर के ऊपर रख दिया, वहां से हीट कंडक्शन के थ्रू बाकी पूरे मेटल पे पहुंच जाएगा. सो हीट कैन बी इजीली कंडक्टेड थ्रू द बेस ऑफ द यूटेंसिल. द हैंडल्स आर मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर्स so that they cannot conduct heat and prevent your hand from burning. ये पहला एप्लीकेशन है. एंड देन यू हैव सेकंड एप्लीकेशन, वेरी इंटरेस्टिंग अगेन. थिक वॉल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज रूम्स. कोल्ड स्टोरेज रूम्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो. जैसे अभी आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम तुम अगर खा रहे हो तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है, वो नेगेटिव में होता है. तो सिर्फ सिर्फ थिक वॉल के रूम बनाने से नहीं होता. यू हैव टू पुट स्ट्रॉन्ग एयर कंडीशनर ऑल्सो. -10 डिग्री 20 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है. बट फॉर कोल्ड स्टोरेजेस, जैसे इवन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, दे आर सपोज टू बी मेंटेन्ड एट अ गिवन टेम्परेचर. तो हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज रूम बनाते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्स. ऑफ कोर्स थिक वॉल क्यों? क्योंकि इट शुड नॉट कंडक्ट हीट इजीली. सो ब्रिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हम जो घर बनाते हैं उसमें जो ब्रिक यूज होता है, दैट मटेरियल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो दैट इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द रूम. क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, तो नेचुरली हीट शुड फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो अगर हम लोग थिक वॉल्स बना दे, मतलब हम लोग जो ब्रिक यूज कर रहे हैं, पहले होता था ना, पहले बहुत थिक थिक ब्रिक्स होते थे, या फिर डबल ब्रिक का वॉल बनता था, थिक वॉल. तो इफ यू मेक थिक वॉल, जितना वॉल थिक होगा उतना ही हीट का ट्रांसफर बाहर से अंदर की तरफ कम होगा. तो इफ यू वांट टू मेक कोल्ड स्टोरेज रूम्स, यू शुड हैव थिक वॉल्स. एंड क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. उसके बाद तीसरा एंड वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो तुमने सबने देखा है ना, गोला खाने गए, है कभी गोला है? कोल्ड ड्रिंक्स गोला, उसमें इफ यू हैव सीन, या तो पहले एक गनी बैग यूज होता था. गनी मतलब गुनी, हमारी भाषा में गुनी बोलते हैं उसको. देखा है क्या? वो ब्राउन कलर का बैग होता है, देखा है? जिसमें गेहूं वेहूं लाते हैं ना पैक करके, उसको गनी बैग बोलते हैं. इंग्लिश में गनी बोलते हैं, हमारे इसमें गुनी बोलते हैं. तो वो गुनी बैग या गनी बैग, आइस को स्टोर करने के लिए या तो गनी बैग यूज होता है, या फिर थर्माकोल, थर्माकोल के बॉक्सेस. बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. So to prevent ice from melting, it is wrapped in a gunny bag. A gunny bag is a poor conductor of heat and reduces the heat flow from outside to the ice. क्योंकि बाहर से अगर आइस में हीट आ गया तो क्या होगा? It will start melting down. तो मेल्ट नहीं हो जल्दी से. That is why we use this kind of gunny bags. तो बेसिकली ऐसा है कि अभी इसमें एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ से आ गया? अगर आपको याद होगा, थर्मल कंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी याद है आपको? के. तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन किया था के. अगर के की वैल्यू हाई है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर के की वैल्यू लो है, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो हम लोग ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, जैसे पहला केस था, कुकिंग यूटेंसिल्स पे हमको हैंडल लगाना है, तो मटेरियल वो यूज होगा जिसका के वैल्यू क्या हो? लो हो. बिकॉज लो वैल्यू मतलब बैड कंडक्टर. तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इट टेल्स अस व्हिच मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड व्हिच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड वाइस वर्सा. गुड. तो अभी आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे. अगला टॉपिक है कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, कंडक्शन में अगर आप एक पार्ट या फिर वन रीजन ऑफ द मेटल को हीट करते हो, तो हीट इज फर्स्ट रिसीव बाय एटम्स एट दैट लोकेशन.
and those atoms they receive heat and they start vibrating faster and with more amplitude. तो जब वो with more amplitude vibrate करते हैं, they collide with neighboring atoms and transfer their energy. और ये जो neighboring atom है, it starts moving faster and with more amplitude and it then transfers its energy to the next neighbor. तो collision के through इट इज जस्ट लाइक पासिंग अ पिलो, वो था ना गेम ऑफ पिलो जिसमें आप ऐसा पिलो पास करते हो, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था कंडक्शन में कि एनर्जी एक एटम से नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम से नेक्स्ट नेबर, तो एनर्जी एटम टू एटम ट्रांसफर हो रहा था, एक पर्टिकुलर एटम खुद एनर्जी लेके नहीं गया। तो वहां पे हमने बोला था कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फिर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन विदाउट बॉडीली मूवमेंट, विदाउट बॉडीली मूवमेंट मतलब विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, that way of transfer of heat was called as conduction. अब convection में क्या होता है? convection में let us take a beaker, for example, ये beaker है, इसमें हमारे पास मान लेते हैं एक liquid है, some liquid, तो हमने इस liquid को energy in the form of heat देना start किया। तो basically what we are doing is यहाँ पे base को मैंने heat करना start कर दिया, तो क्या होगा, जो bottom के molecules है या particles है, सबसे पहले उनके पास एनर्जी जाएगा। देखो ये बेस मेटल है, मेटल में क्या होता है, कंडक्शन, तो हीट पहले कंडक्शन के थ्रू मेटल से कहाँ पास हो गया, लिक्विड पे। जो लिक्विड के सबसे नीचे मॉलिक्यूल से, बॉटम में मॉलिक्यूल से उनके पास आएगा हीट, जैसे उनके हीट आया तो दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर you have to understand basic arrangement of atoms or molecules inside different states of matter. solids में atoms are closely packed, तो solids में सिर्फ vibrations ही possible होते हैं because of strong force of attraction, लेकिन liquids and gases में atoms और molecules they can go from one point to another क्योंकि distance ज्यादा होता है। so अभी होगा क्या, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है बेस पे उनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन कम है, फिर तुमने हीट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी कम होता है क्योंकि दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। आपको पता है डेंसिटी इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम हो उतना डेंसिटी ज्यादा है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना डेंसिटी कम होगा। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज ये जो बेस के मॉलिक्यूल्स है उनको डायरेक्ट हीट मिल रहा है तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब उनका डेंसिटी कम हो रहा है। सो इसको बोलते हैं कि द मॉलिक्यूल्स एट द बेस आर बिकमिंग लाइटर, वो उनका वेट कम होने लग गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देन ये जो मॉलिक्यूल्स है दे गो अपवर्ड, तो जिनको हीट मिल गया दे स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, तो ये गए सारे के सारे ऊपर, तो ये ऊपर चले गए। ओके तो हीट लेके खुद गए। तो कंपेयर विथ कंडक्शन, कंडक्शन में ऐसा हो रहा था क्या, नहीं, कंडक्शन में एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर वाया कोलिजन्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, मैं मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली लिक्विड मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, वाटर इज H2O, राइट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके गए ऊपर। तो जब ये ऊपर एनर्जी लेके जा रहे हैं तो ऊपर के मॉलिक्यूल जो कोल्डर है उनका डेंसिटी ज्यादा है। रिमेंबर लोअर द टेम्परेचर हायर इज द डेंसिटी, हायर द टेम्परेचर लोअर इज द डेंसिटी। तो जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे जो कोल्डर थे दे स्टार्ट कमिंग डाउन, वो नीचे आएंगे, फिर वो हीट रिसीव करेंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, फिर कोल्डर वापस नीचे आएंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स एक्चुअली दे देमसेल्फ गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और देखो क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, जैसे चार्जेस मूव होते हैं तो तुम क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट। हीट फ्लो तो क्या बोलते हो तुम, हीट करंट। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और दिस इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन करंट। तो इन कन्वेक्शन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल देमसेल्फ टेक द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कन्वेक्शन में आपको डिटेल नहीं समझना है, ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो व्हाट इज कन्वेक्शन। हमको डिटेल में पढ़ना है कंडक्शन जो हो गया और पढ़ना है रेडिएशन जो 12th में है।
सो कन्वेक्शन सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए है, तो यू शुड नो व्हाट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स आर themselves गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दे कैरी एनर्जी विद देम. लेकिन इसके एप्लीकेशंस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जांपल, रियल लाइफ में हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स. अभी इस बार क्योंकि वी आर इनटू विंटर्स नाउ, अभी हमको इस बार लग रहा है कि हमको हीटर्स की जरूरत है. अब तक हमको इंडिया में कहाँ लगता था हीटर, एटलीस्ट जहाँ हम लोग रहते हैं वहां तो लगता नहीं था कि हीटर चाहिए. लगता है क्या? अभी पहली बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो नॉर्मली वी डोंट नीड हीटर्स टू हीट आवर रूम्स. लेकिन इफ यू गो अब्रॉड, या फिर अगर तुम हिमालयस वगैरह के पास पास जाओगे, नॉर्थ ऑफ इंडिया में जाओगे, तो वहाँ टेम्परेचर ड्रास्टिकली बहुत कम होता है, समटाइम्स इन नेगेटिव स्केल ऑल्सो. तो वहाँ पे आपको रूम को हीट करने की जरूरत पड़ती है. तो वो रूम हीटर्स दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन. अब होता क्या है, और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, रियली इंपॉर्टेंट. एसी अगर आप देखोगे, एसी एसी ऊपर लगाया होता है और हीटर्स नीचे लगाए होते हैं. तो एयर कंडीशनर्स दे आर नॉर्मली एट सर्टन हाइट और रूम हीटर्स आर एट द बॉटम. अब होता ऐसा है कि मेरे पास मान लो यहाँ पे रूम हीटर है नीचे फ्लोर के पास में. तो फ्लोर के पास में यू हैव रूम हीटर्स, और सीलिंग के पास में कौन होता है? एसी. दोनों का वर्किंग डिपेंड करता है कन्वेक्शन पे. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जो रूम हीटर है उसके जो पास में एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, रूम हीटर डायरेक्टली हीट सप्लाई करता है इसको, द एयर विच इज नियर टू द हीटर. अब होगा क्या, एज आई टोल्ड यू, जैसे ही इन एयर मॉलिक्यूल्स को हीट मिला, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब डेंसिटी यहाँ पे एयर का हो गया कम, और ये जो एयर है इट इज लाइटर. तो क्या होगा, दिस हॉट एयर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स, और जो ऊपर कोल्ड एयर था इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स. फिर वो जो ऊपर से एयर नीचे आया, क्योंकि वो डेंसर है, वो हेवियर है, हेवियर एयर विल सेटल डाउन, और जैसे ही वो हीटर के कांटेक्ट में आएगा वो हीट रिसीव करेगा, वो हॉट हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, दे स्टार्ट गोइंग अप, और वापस से जो ऊपर एयर था वो आ जाएगा नीचे. तो दिस इज हाउ रूम हीटर्स वर्क. तो मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग ऑफ रूम by heater is entirely based on convection. Air molecules in immediate contact with the heater are heated up. These air molecules acquire sufficient energy and rise upward. The cool air at the top, being denser, moves down to take their place. Now this cool air in turn again gets heated and moves upward. So in this way convection current is set up. तो ये convection current set up हो गया. Hot air goes up, cold air comes down. Okay, this is how heat is transferred from one point to another. एसी के केस में यही प्रिंसिपल उल्टे तरीके से काम करता है. हीटर में क्या होता है कि जो हीटर के सबसे पास में एयर था, इट रिसीव्स हीट, देन इट गोज अप. एसी में उल्टा होता है. एयर कंडीशनर में जो एयर एयर कंडीशनर के बहुत पास में है, वहां से हीट एक्सट्रैक्ट होता है. मतलब हॉट एयर से हीट निकाल लिया तो एयर क्या बन गया? कोल्ड. राइट. तो कोल्ड एयर कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड्स. और नीचे जो एयर था उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, वो कहाँ आएगा? ऊपर. फिर हीट एक्सट्रैक्ट होगा, एयर कोल्ड हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? नीचे. और नीचे का एयर वापस से आ जाएगा ऊपर. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आइडियली स्पीकिंग, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग और कूलिंग ऑफ योर रूम. ओके. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो ट्रांसफॉर्मर्स. सुना है ये वर्ड? 12th में तो आएगा इसका वर्किंग, 12th में तो आएगा ये. डीपी सुना है? डीपी, नॉट डिस्प्ले पिक ऑफ योर इंस्टाग्राम. डीपी मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ना, बड़े बड़े पोल्स लगाए होते हैं, बीच में सब बड़ा सा ब्लॉक होता है, उसको बोलते हो डीपी. राइट. तो डीपी मतलब वो ट्रांसफॉर्मर ही होता है उसके अंदर. अब ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये आप सीखोगे 12th में. बट देर आर टू कॉइल्स. तो जब उस कॉइल में से करंट पास होगा, इट लीड्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में, और उस हीट को ट्रांसफार्मर से बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो गया, ब्लास्ट हुआ हो जाएगा. होता भी है कभी कभी, गर्मियों में खासकर. यू मस्ट हैव सीन इन समर्स बहुत सारे डिब्बे, हम लोग बोलते हैं डिब्बी उड़ गया.
पूरा दिन लाइट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? डीपी उड़ गया, डीपी उड़ गया मतलब क्या हो गया? डीपी में ब्लास्ट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ हीटिंग। तो जहां जहां हीट प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको ये सेमीकंडक्टर के टाइम भी बताया था कि जो पहले कंप्यूटर्स थे दे यूज टू प्योरली वर्क ऑन कंडक्टर्स, और जहां कंडक्टर यूज होता है वहां पे हीटिंग होता है, जहां पे हीटिंग होता है वहां पे कूलिंग करना पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर में भी हीट जनरेट होगा लार्ज अमाउंट में, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। तो ये जो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अगेन कन्वेक्शन। तो क्या हो रहा है? ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग्स of transformer, enormous heat is produced. Therefore, transformer is always kept in a tank containing oil. तो हम ट्रांसफार्मर को एक टैंक में रखते हैं जिसमें ऑयल है। द ऑयल इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसफार्मर बॉडी हीट्स अप, creating convection current. The warm oil comes in contact with cooler tank, gives heat to it and descends to the bottom. मतलब हो क्या रहा है, पूरा पिक्चर इमेजिन कर लो आप। एज आई टोल्ड यू कि ट्रांसफार्मर में कॉइल्स होते हैं, तो मैं यहाँ ड्रॉ ही कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर में नॉर्मली यू विल फाइंड टू कॉइल्स, एक को आप बोलोगे प्राइमरी, एक को आप बोलोगे सेकेंडरी। तो मैं यहाँ पे दो कॉइल ड्रॉ करने वाला हूँ। कॉइल्स तो पता ही होगा ना, वाइंडिंग्स। व्हाट इज वाइंडिंग? वाइंडिंग करवाते हो ना बुक्स को, देखो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये इसको वाइंडिंग बोलते हैं, ये कॉइल है, कॉइल, इसको वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में यू विल फाइंड देयर आर वाइंडिंग्स हियर। तो ऐसा एक वाइंडिंग होगा और यहाँ पे एक वाइंडिंग होगा, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। वो हम लोग 12th में डिस्कस कर लेंगे, व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज सेकेंडरी। अब होगा क्या कि यहाँ से जब करंट पास होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस। तो क्या करते हैं फिर? हीट को डिसिपेट करवाने के लिए इसके इसमें इसके टैंक में भर देते हैं ऑयल। तो यहाँ पे एक टैंक है जिसमें हमने ऑयल भर दिया। ऑयल लिक्विड होता है और मैंने अभी बताया लिक्विड में हीट हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन से कि कन्वेक्शन से? कंडक्शन से कि कन्वेक्शन से? लिक्विड, लिक्विड में हीट ट्रांसफर का मोड क्या है? कन्वेक्शन। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? यहां जो हीट जनरेट हुआ, नो यू नो हीट जनरेट हुआ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है जो कॉइल के पास में है उनको हीट पहले मिला। हीट पहले मिला तो हीट वो एब्जॉर्ब करेंगे और हीट लेके कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ जाएंगे। तो दे विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स। अब आउटवर्ड्स किसके मॉलिक्यूल जा रहे हैं? ऑयल के। तो हमने क्या किया? ट्रांसफार्मर एक टैंक में रख दिया, उस टैंक में ऑयल था। जैसे ही हीट जनरेट हुआ, मतलब वो जो हीट है वो ऑयल के मॉलिक्यूल्स के पास गया। ऑयल के मॉलिक्यूल्स दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी कम हो गया, दिस ऑयल मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स। और जो बाहर, ये जो मैंने आपको रेड बॉक्स दिखाया है, इसके बाहर कूलर टैंक है, कूलर टैंक। कूलर टैंक में क्या होता है? कूलर टैंक ये सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कूलर टैंक विल एब्जॉर्ब हीट। तो जो मॉलिक्यूल्स हीट लाए थे उसका हीट एब्जॉर्ब हो गया, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? कोल्ड हो गए। कोल्ड मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? वापस अंदर की तरफ जाएंगे, फिर हीट लेंगे, फिर बाहर आएंगे, हीट रिलीज करेंगे कूलर टैंक को, फिर कूल हो जाएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो ऐसा चलता रहेगा। सो कन्वेक्शन करंट आर सेटअप इनसाइड दिस टैंक। तो दिस इज हाउ कूलिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डन। तो थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन कर लो, कॉइल्स थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। वो हीट को डिसिपेट करने के लिए हमने क्या किया? वो ट्रांसफार्मर को एक ऑयल के अंदर डाल दिया, और ऑयल जिस टैंक में है उसके बाहर कूलर टैंक है। कूलर कूलर टैंक में भी एक लिक्विड होता है। अभी कहीं पे हीलियम यूज होता है, कहीं पे कुछ और यूज होता है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, इफ इट इज इन योर सिलेबस। तो जैसे ही हीट जनरेट हुआ, कॉइल के साथ कांटेक्ट में जो ऑयल था, इट रिसीव्स हीट फर्स्ट, देन these hot oil molecules, they start moving outwards towards the cooling tank. They come in contact with cooling tank, they transfer their heat to the cooling tank, they become colder, and they start coming inside. Hot molecules go outwards, cold molecules come inside. So this is how convection currents are set up, and cooling of a transformer is achieved with the help of convection. तो यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, राइट? अब देर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन। बहुत सिंपल है, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन? फ्री कन्वेक्शन मतलब हम कन्वेक्शन को नेचुरली होने दे रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल हीटर, हीटर हमने चालू कर दिया, हीट आया गैस मॉलिक्यूल के पास, गैस मॉलिक्यूल हीट अप हो गया, दे स्टार्ट गोइंग अप, वी हैव डन नथिंग, बराबर, करेक्ट, बराबर है ना। तो फ्री कन्वेक्शन है, कोल्ड मॉलिक्यूल्स विल कम डाउन, दैट इज फ्री कन्वेक्शन। एसी में क्या होता है, एसी में एयर का हीट निकाला जाता है, होता है ना सर, और वो कोल्ड हो जाता है तो एयर मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग डाउन एंड हॉट एयर गोज अप। ये भी फ्री कन्वेक्शन है, फोर्स नहीं किया हमने। बट तुम थोड़ा सा सोचो अच्छे से, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो एसी के जस्ट नीचे का पार्ट कोल्ड होगा, बाकी पूरा रीजन हॉट रह जाएगा। तो एसी के अंदर फैन लगाते हैं हम लोग, है ना, एसी के अंदर ब्लोअर होता है फैन, जो एयर को पुश करेगा अवे। तो एसी उस कॉर्नर में है, लेकिन दूसरे कॉर्नर में बैठे जो लोग हैं वहां तक भी ठंडा हवा जाना चाहिए। तो व्हाट वी डू इज वी पुश दैट कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर नीचे जाने की जगह पे, नीचे तो जाता ही है वो, लेकिन वो ट्रैजेक्टरी डायरेक्टली नीचे नहीं है वो, तो वो थोड़ा सा दूर की तरफ भी पुश होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो हम लोग फोर्स कन्वेक्शन क्यों करवाते हैं, क्योंकि नंबर देर आर मेनी रीजन, उसमें से दो ही बताऊंगा मैं। एक तो हमको लार्जर स्पेस को कोल्ड करना हो, इसके लिए जो कोल्ड एयर है उसको थ्रो करना पड़ेगा दूर। तो दूर अगर थ्रो करना है अगर आपको उसके लिए, तो हम लोग अंदर फैन लगा देते हैं, राइट। सेम गोज विथ हीटर्स ऑल्सो। हीटर अगर मुझे चाहिए कि पूरे रूम को हीट करे, तो आई हैव टू पुट अ फैन सो दैट इट पुशेस द हॉट एयर अवे। तो उसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन, वही यहाँ पे लिखा हुआ है सब। ओके, तो सिंपल चीज है, व्हेन अ हॉट बॉडी इज इन कांटेक्ट विद एयर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, लाइक एयर अराउंड अ फायरवुड, तुमने लकड़ी जला दी, उसके आसपास का जो एयर है इट बिकम्स हॉट। द एयर रिमूव्स हीट फ्रॉम द बॉडी by a process called as free or natural convection. अब the convection process can be accelerated by employing a fan. मैंने तुमको वही एग्जांपल बताया एसी का, कि एसी में हीट एक्सट्रैक्ट हुआ था, उल्टा हुआ था, हीट निकाल लिया, एयर मॉलिक्यूल्स ठंडे हो गए, उसको पुश कर दिया विद द हेल्प ऑफ फैन। तो ये क्या करता है, ये फैन लगाने से क्या हुआ, ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी डू दिस काइंड ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। तो इज दिस क्लियर, कन्वेक्शन पक्का, मॉलिक्यूल्स खुद हीट लेके जा रहे हैं, दैट इज कन्वेक्शन डन। फ्री कन्वेक्शन, मॉलिक्यूल्स खुद अपना ट्रैजेक्टरी डिसाइड कर रहे हैं। फोर्स कन्वेक्शन, हम लोग फैन लगा के वो ट्रैजेक्टरी चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। तो विल स्टार्ट विथ रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। एग्जांपल 7.17, example 7.17, what is the rate of energy loss in watt per square meter through a glass window 5 mm thick if outside temperature is -20 and inside temperature is 25 degrees Celsius? Coefficient of thermal conductivity is 1 watt per 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 meter Kelvin per milli Kelvin। थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के मैंने आपको डायमेंशंस एंड यूनिट्स वर्कआउट करने के लिए बोले थे। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस वर्कआउट किए क्या, नहीं किए, कोई बात नहीं, मुझे फॉर्मूला बता दो। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज क्यू? क्यू वाज प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज एंड डिस्टेंस। भूल गए लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, भूल गए, यहाँ पे आएगा के। था क्या ऐसा, ऐसा था? तो यहाँ से के का फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट इज के? क्यू एक्स अपॉन ए T1 minus T2 into T. This is basically joule. Heat is in joule. X is in meter. Area is in meter square. This temperature is in Kelvin. And T is in second. तो ऐसा है कि ये मीटर और मीटर हो गया कैंसल, जूल पर सेकेंड होता है वैट। क्या होता है, वैट। तो क्या बचा, वैट पर मीटर केल्विन। तो ये m कौन है, वैट पर मीटर केल्विन, m इज मीटर, नॉट मिली, इट इज मीटर। तो ठीक है, अभी लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट। रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट, वैट मतलब क्या,
जल्दी बताओ। जूल पर सेकेंड, जूल मतलब क्यू, सेकेंड मतलब टाइम, तो क्यू बाई टी तो यहीं तक हो गया, क्यू बाई टी। पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर किसमें कौन होता है स्क्वायर मीटर? स्क्वायर मीटर किसका यूनिट है? स्क्वायर मीटर किसका यूनिट है? एरिया। तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट, वैट मतलब क्यू बाई टी, और आगे बोला है पर स्क्वायर मीटर, मतलब क्या पूछा है? क्यू बाई एटी पूछा है। तो क्या पूछा है आपसे? क्यू बाई एटी। तो पहले क्या पूछा है वो समझ लो अच्छे से, क्यू बाई एटी फाइंड करना है। और गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है आपको? गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है विंडो इज हाउ मच थिक, तो थिकनेस ऑफ द विंडो को मैं डी बोल देता हूँ, 5 mm। आउटसाइड टेम्परेचर मतलब कोल्डर कोल्डर रीजन का टेम्परेचर कितना है? -20। और हॉटर रीजन का कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। और के की वैल्यू दी हुई है, ग्लास का के इज 1 वाट पर मीटर केल्विन। एंड दोज हु आर स्टिल नॉट एबल टू इमेजिन द क्वेश्चन में बता देता हूँ। विंडो, हमारे घर में जो विंडो होता है, हमारे घर में तो विंडो इतना थिक नहीं होता है, वी जस्ट यूज सम नॉर्मल ग्लास। बट इन यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, या फिर जो पोलर रीजन के पास में रहते हैं, उनके पास जो विंडो लगाया होता है वो थिक होता है, थिक। ऑफ कोर्स दे डोंट वांट हीट टू गो आउट। अंदर हीटर लगा के रखा है, हीटर रूम को हीट कर रहा है, और अगर विंडो का थिकनेस कम हो, बाहर का टेम्परेचर कम है, रिमेंबर, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस, ये डी है, डी 5 mm है, 5 mm थिकनेस, बराबर, गुड, यहाँ तक क्लियर? तो ये विंडो है, मान लो ये अंदर का साइड है, इनसाइड है, ये इनसाइड T1 है 25 डिग्री, और वो आउटसाइड है, बाहर का साइड है, वो है T2 विच इज -20। देन यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज Q बाई एटी। ये पूछा है आपसे, Q बाई एटी आपको पूछा है। व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट, वैट मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब Q बाई टी, पर मीटर स्क्वायर मतलब ए। अब फॉर्मूला तो तुमको पता है, अभी हमने देखा था। व्हाट इज द फॉर्मूला? Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू टी, लेकिन ए और टी दोनों यहाँ शिफ्ट कर लिए मैंने, ए और टी शिफ्ट कर लिया अपॉन एक्स। एक्स इज नथिंग बट थिकनेस इन दिस केस, तो एक्स यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? डी। हो गया। अब प्रॉब्लम सिर्फ आपको इतना आएगा, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जो आपके पास के की वैल्यू है वो केल्विन में है, और जो टेम्परेचर आपके पास है वो किस में है? डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करने पड़ेंगे? कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, वो सेम ही आता है, और हमको यहाँ पे क्या चाहिए? डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस। के की वैल्यू कितनी थी? 1। T1 माइनस T2, व्हाट इज T1? व्हाट इज T1? 25 माइनस ऑफ -20, ओके, अपॉन डी। डी कितना था? 5 mm था ना, 5 mm मतलब 10⁻³ 25 प्लस 20 45/5, और ये 10⁻³ ऊपर गया, तो 1 जा एंड 9 होगा। तो यू विल गेट 9000 जूल, जूल मतलब वैट, जूल पर सेकंड मतलब वैट, तो जूल पर सेकंड वैट हो गया पर मीटर स्क्वायर, तो 9000 वैट पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ आयरन प्लेट। अभी वो आयरन प्लेट और विंडो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। विंडो 5 mm थिक था, यहाँ पे भी आपको जो आयरन प्लेट है उसका थिकनेस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का। तो टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली आपको T1 माइनस T2 बता दिया, कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट अ रेट ऑफ 600 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। मतलब वापस से Q बाई एटी दिया है, किलो कैलोरी मतलब Q, पर मिनट मतलब T, और पर मीटर स्क्वायर मतलब A। तो Q बाई एटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 600 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर एट अ स्टेडी स्टेट।
फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयन फाइंड करने का मतलब होता है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है पहले वो देख लो अच्छे से। गिवन पैरामीटर में यू हैव थिकनेस, थिकनेस मतलब एक्स 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻² मीटर। गुड। देन टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 - T2, इसकी वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद Q/80 ये दिया हुआ है 600, 600 बोला है ना, यस 600 के कैल किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है आपको। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड एज यू नो द फॉर्मूला हमने अभी ही देखा था, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, यू शुड जस्ट रिमेंबर Q/80 इक्वल टू के T1 - T2/x। तो यहाँ से k मिल जाएगा आपको Q/80 x/T1 - T2। गुड। तो फॉर्मूला रेडी हो गया, आप सिर्फ इसमें आपको डालना है वैल्यूज एंड डन। तो k इक्वल टू Q/80 कितना है 600। हाँ मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया है, कन्वर्ट हम करेंगे। ये 600 है किलो कैलोरी पर मिनट, मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा और किलो कैलोरी को किलो कैलोरी रहने दूंगा, उसको आखिरी में देखते हैं। किलो को कन्वर्ट करना है तो कर लो, बिकॉज इट डिपेंड्स कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है आपसे। आपसे वो आंसर किलो कैलोरी में ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो डू नॉट चेंज, उसको किलो रहने दो। ठीक है, तो मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हो? 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, तो 1 मिनट के बाद 60 सेकेंड्स 1 and 10, तो ये 10 आ गया वैल्यू। Q/80 की वैल्यू कितनी है 10, तो Q/80 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻², और ये कितना है 10। 10 10 कैंसल, तो आंसर क्या आ गया 0.02 हो गया, 0.02 आ गया। यूनिट्स, 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 अरे Q/80 क्या यूनिट्स है इसके? किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। एक्स किस में था मीटर, और टेम्परेचर डिफरेंस किस में है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना आपको, तो कैंसिल एंड कैंसिल, तो क्या आ गया 0.02 किलो कैल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.19, calculate the rate of loss of heat through a glass window of area 1000 centimeter square and thickness 4 mm when temperature inside is 27 degrees Celsius and outside is -5 degrees Celsius. Coefficient of thermal conductivity of glass is 0.022 cal per second per centimeter per degree Celsius. तो गिवन पैरामीटर में हमको सबसे पहले दिया हुआ है एरिया। एरिया कितना है 1000 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? इफ यू लुक, सारे के सारे आपके पास लगभग सीजीएस सिस्टम में है, एवरीथिंग इज इन सीजीएस सिस्टम ऑलमोस्ट। व्हाट इज द थिकनेस? थिकनेस दिया है ना 4 mm, थिकनेस x 4 mm, 4 mm को भी तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 0.4, 4 mm मतलब 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻³ को 0.4 × 10⁻² लिख दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, हो गया ये। गुड। टेम्परेचर इनसाइड, इनसाइड टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस है और लोअर टेम्परेचर -5 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 32 डिग्री आ गया। 27 माइनस ऑफ माइनस मतलब +5, तो 32 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 0.022 कैल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था तो इसके लिए मैंने सबको सेंटीमीटर में रखा है। दैट इज द बेसिक आइडिया हियर। और आपको पूछा है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। जब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा हो तो सिर्फ Q/T फाइंड करना होता है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर तो फिर Q/80 फाइंड करना होता है। यहाँ पे सिर्फ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोला है तो Q/T चाहिए तुमको।
तो फॉर्मूला तो तुमको पता ही है ना, ऑफ कोर्स यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू बाई टी। अब तक क्यू बाई ए टी लिख रहे थे, अभी क्यू बाई टी लिख दो, क्या आएगा, के ए टी वन माइनस टी टू बाई एक्स, हो गया। तो क्यू बाई टी इक्वल टू व्हाट इज के वैल्यू, 0.022 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर डिफरेंस है 32, 27 माइनस ऑफ -5 मतलब 32 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.4, 0.4, तो ये आ गया आपका 22, क्योंकि 0.022 इंटू 10⁻³ 22, ये आ गया 32, और नीचे है 0.4 मतलब 4 इंटू 10⁻⁻1, तो दिस इज 1 जा, दिस इज 8 जा, व्हाट इज 22 8 जा, 176, और ये 10⁻⁻1 ऊपर गया तो आया 1760 यूनिट्स कैलोरी पर सेकेंड, तो कैलोरी पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12। The rate of flow of heat through copper rod with temperature difference 30 degree Celsius is 1500 cal per second. Find the thermal resistance of the copper rod. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है पहले वो आइडेंटिफाई कर लो। क्या दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब T1 माइनस T2 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q बाई टी, और अगर आपको याद होगा आपने इसी को पी कंडक्शन भी बोला था, या फिर इसको हीट करंट भी बोला था, इफ यू रिमेंबर, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। थर्मल रेजिस्टेंस जब सीखा था तब मैंने बताया था कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज हीट करंट। तो हीट करंट कितना है 1500 कैल पर सेकेंड दिया हुआ है, और आपको पूछा व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब आर टी, ये फाइंड करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला बन जाएगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला अगर भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, अभी देखा था हमने क्यू बाई टी, इसका फॉर्मूला क्या था ए, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, क्या है क्यू बाई टी, के ए T1 माइनस T2 अपॉन एक्स, ऐसे ही है ना, बराबर, पक्का पक्का। इसको तुम बोल रहे हो हीट करंट मतलब एच, के ए T1 माइनस T2 बाय, अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो तुमको इलेक्ट्रिक करंट तो फॉर्मूला याद होगा, ओम्स लॉ याद होगा। ओम्स लॉ क्या था, डेल्टा वी इक्वल टू, तो आर क्या था, डेल्टा वी बाय आई, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पे आप लिखते हो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा टी, और नीचे लिखते हो हीट करंट। व्हाट इज डेल्टा टी इन आर केस, डेल्टा टी इज T1 माइनस T2 अपॉन हीट करंट H। So what is thermal resistance, T1 minus T2 by H। Coming to this formula, ये H को वहां शिफ्ट कर दो, तो T1 माइनस T2 by H, और X और Ka को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। तो सिर्फ इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं, H को यहाँ लेके जाते हैं, X यहाँ पे न्यूमरेटर में, Ka डिनोमिनेटर में, तो यही आपका बन जाएगा X बाय Ka। यहाँ तक क्लियर। आपको पूछा था थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला, एक है T1 माइनस T2 बाई एच, और एक है X बाई के ए। अब डिपेंड करता है कि आपको दिया क्या है, आपको क्या दिया हुआ है T1 माइनस T2 और H, तो वही यूज करेंगे हम लोग फिर, तो सिंपल। तो थर्मल रेजिस्टेंस आर टी इक्वल टू T1 माइनस T2 विच इज 30 डिग्री, और H विच इज 1500, ये डिग्री सेल्सियस में था, ये कैलोरीज पर सेकेंड में था। कैंसल कैंसल, वन जा एंड हाउ मच 50 जा, व्हाट इज 1/50,
अरे 1/50 करना इज टू सिंपल, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या तो 100 को ऊपर एडजस्ट कर लो, 10⁻² -2, 10⁻², 100 -2 एडजस्ट कर लिया, तो ये आ गया आपका 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो कितना आ गया 0.02 यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर कैलोरीज। तो आंसर देखो क्या दिया हुआ है, यही है 0.02।